हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 29 और 30 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो 2020 का करंट अफेयर्स पीडीएफ है जनवरी से लेकर अब तक का, उसका नवंबर अपडेट भी आ चुका है। ओके, तो अब आप जनवरी से नवंबर तक का पीडीएफ पा सकते हैं। कैसे पाएं? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो पीडीएफ जो है इंपॉर्टेंट है। 1200 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं। इसके अलावा डिटेल में नोट्स दिए हुए हैं। जैसे मैं डेली करंट अफेयर्स बताता हूँ और डेली का जो पीडीएफ होता है ऐसा ही उसमें डिटेल होता है। तो तमाम एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे का जो होने वाला एग्जामिनेशन, बैंक, सब में आपको काम आ सकता है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन लेते हैं पहला आज का। ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत कौन सा देश सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिस पर भारत ने गंभीर आपत्ति जताई है? आंसर होगा चीन। ओके, चाइना बनाने जा रहा है। देखिए, चीन ने 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ब्रह्मपुत्र नदी पर ये प्रोजेक्ट बनाने की बात कही है। और जो सरकारी मीडिया है चीन की ग्लोबल टाइम्स, उसने 29 नवंबर को ये जानकारी जारी की है। और ग्लोबल टाइम्स का ये दावा है कि इस बांध के बन जाने से दक्षिण एशियाई देशों से सहयोग के रास्ते खुलेंगे। अब कैसे खुलेंगे उसने नहीं बताया है। और यहाँ इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि ये वहाँ से होकर इंडिया में ही आती है। ओके, और भारत और बांग्लादेश खास तौर पे इसके पानी का बहुत यूज़ करता है, उपयोग करता है। और भारत ने चीन से ट्रांस बॉर्डर नदी समझौता जो होता है उसको पालन करने की बात कही है। ओके, चीन से कहा है कि आप इसका पालन करो, मुझे पानी मिलना चाहिए जितना मेरा हिस्सा है। तो क्या ये समझौता, इसके बारे में बताएंगे। पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देख लेते हैं, कहाँ से कैसे आती है भारत तक। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर के पास में है। तिब्बत से घूमती हुई अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। तो तिब्बत में कहाँ पर है मैं दिखा दूँ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप और आपके सामने है प्यारा भारत। तो भारत से ऊपर जब देखेंगे हम तिब्बत में, तो आपको दो ताल दिख रहे हैं, मतलब दो बड़े तालाब दिख रहे हैं। ओके, एक है मानसरोवर, दूसरा है राक्षस ताल। मानसरोवर जो तालाब है या सरोवर है उसके पास से ही ये रिवर निकलती है। ओके, तिब्बत में इस रिवर को कहते हैं यारलुंग त्संगपो। ओके, तो मैं दूसरा मैप दिखाता हूँ जो इसमें क्लियर हो जाएगा आपको पूरा। आप देख रहे हैं किस तरह से आती है। अरुणाचल प्रदेश होती हुई वो नदी भारत में इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग रिवर कहते हैं। उसके बाद ये नदी असम में आ जाती है, ब्रह्मपुत्र कही जाती है। तो कहाँ पर ये बांध बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, और जो द हिंदू ने रिपोर्ट किया है, मेरे बगल में देख रहे हैं रिपोर्ट, तो उसके मुताबिक ये जो बांध है वो तिब्बत इलाके के मेडोग काउंटी में बनाया जा रहा है, मेडोग काउंटी में। और ये जो इलाका है वो अरुणाचल प्रदेश के सीमा से काफ़ी करीब है, पास में ही। ओके, हालांकि इससे पहले चीन जो है छोटे मोटे बांध बना चुका है, लेकिन ये बांध जो है, ये डैम, ये विशालकाय बनने वाला है। ओके, और इसीलिए भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं और बांग्लादेश, उसके जीवन का आधार माना जाता है क्योंकि पानी वहाँ से आता है। और एक ट्रांस बॉर्डर नदी समझौता भी है, रिवर एग्रीमेंट भी है। उसके मुताबिक भारत और बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है। भारत ने चीनी अधिकारियों से कहा है कि वो समझौते का पालन करें और ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि पानी रुक जाए और पानी बहुत कम मिले और भारत के जो पूर्वोत्तर इलाका है और बांग्लादेश है वहाँ पर पानी कम मिले। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और चीन एक तरह से देखे तो अभी जो टेंशन चल रहा है उसके बीच में, जो सीमा पर विवाद चल रहा है लद्दाख में, जो आमने सामने सेना खड़ी है, उस बीच में एक और ये मामला एक तरह से लेकर आ गया। और कयास ये लगा जा रहे हैं कि अगर चीन जो है इस बांध को मजबूती से बना लेता है और अगर पानी रोक लेता है तो पूर्वोत्तर के राज्यों और बांग्लादेश में भी भूख की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ सूखे का संकट हो सकता है। ओके, भारत के लिए चिंता का कारण भी है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाटा के ग्लोबल सीईओ कौन है? आपको बता दूं कि वो भारतीय हैं। आंसर होगा संदीप कटारिया। ओके, देखिए, इससे पहले वो बाटा इंडिया के सीईओ थे और अब ग्लोबल सीईओ बना दिया गया पूरी दुनिया में।
पूरी दुनिया के जो बाटा का जो बिजनेस उसके सीईओ बन गए। 49 ईयर के हैं और वो ऐसे भारतीय की जमात में शामिल हो गए हैं जो ग्लोबल कंपनियों के प्रमुख का काम कर रहे हैं, पद संभाल रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो सत्या नडाल हैं, अल्फ़ाबेट के चीफ हैं सुंदर पिचाई, मास्टर कार्ड के अजय बंगा, IBM के अरविंद कृष्णा। तो इन सब जो भारतीय हैं जो बहुत CEO वगैरह बने हुए हैं, चीफ बने हुए हैं कंपनियों के ग्लोबल तौर पे, तो ये भी इनका भी नाम संदीप कटारिया का भी नाम आ गया। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और बाटा के बारे में बता दूं कि स्विट्ज़रलैंड की जूता कंपनी है। बाटा का भारतीय जो कारोबार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी नज़रों में। इस कंपनी का गठन हुआ था 1894 में। ओके, मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में, ठीक है। और 70 से अधिक देशों में इसका कारोबार है। 35,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। 10 लाख से ज़्यादा जूते हर दिन ये कंपनी बेचती है। तो इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीचर फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को एंट्री मिली है? आंसर होगा जल्लीकट्टू। ओके, देखिए 93rd यानी 93वां जो अकादमी अवार्ड है, एकेडमी अवार्ड, उसके लिए भारत की ओर से जल्लीकट्टू को नॉमिनेट किया गया है। ये मलयालम फिल्म है। तो जल्लीकट्टू के बारे में बता दूं कि इसका जो डायरेक्शन है वो लीजो जोजे पिलिसेरी ने किया है। ओके, और 6 सितंबर 2019 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग भी की गई थी। क्या कहानी है? कहानी के बारे में शॉर्ट में बता दूं। देखिए, फिल्म में वॉर्को और एंटनी नामक 2 शख्स हैं जो एक कसाई खाना चलाते हैं। और उसकी कहानी है, एक दिन भैंस जो है वो कसाई खाने से भाग जाता है और पूरा गांव जो है ढूंढता है, आतंक मचा देता है भैंस। और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलाई जाती है, पूरा गांव उसको ढूंढता है। लेकिन वो भैंस जो है वो किसी के काबू में नहीं आती है और ये पूरी कोशिश एक तरह से दिखाई गई उसमें। अगला क्वेश्चन भी ऑस्कर अवार्ड से ही है। उससे पहले बता दूं कि जैसा मैंने पहले बताया था कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। जनवरी से नवंबर तक का अपडेट है पूरा, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आ सकता है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर 2021 के लिए किस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है? लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म, इसका आंसर होगा शेमलेस। ओके, कीथ गोम्स की ये शॉर्ट फिल्म है और ये भारत की ओर से एक तरह से आधिकारिक तौर पर प्रविष्टि दी गई है, एंट्री दी गई है वहाँ पर। ओके, और ये अप्रैल 2019 में रिलीज हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2020 को प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। तो ये योजना जो है कितने करोड़ रुपए की है? आंसर होगा 2447 करोड़ रुपए। ध्यान रखने की बात है, प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर वो पहुँचे थे और उन्होंने इसका लोकार्पण किया है। और देव दीपावली वो भी उन्होंने सेलिब्रेट किया हो उसको। आप मेरे बगल में फोटोग्राफ देख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत जो है डीप ओशन मिशन की शुरुआत करने वाला है और ये महासागरों, सागर, इन जो उनके जल के अंदर जो खनिज हैं, ऊर्जा है और समुद्री जो विविधता है उसकी खोज करेगा। तो इसकी अनुमानित लागत क्या है? प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या रखी गई है अनुमानित? आंसर होगा 4000 करोड़ रुपए। कौन ये करवा रहा है? भारत सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज वो ये करवा रहा है और इसके लिए कोशिश यही है कि वहाँ से खनिज के बारे में पता चल सके और उसका दोहन इंडिया भी कर सके, अपने यूज़ में ला सके। और 3-4 महीने में ये शुरू हो जाएगा। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के जो सेक्रेटरी हैं M राजीवन ये हैं, तो उन्होंने ये ऐलान किया है और कहा है कि अंडर वाटर रोबोटिक्स और मानव युक्त जो सबमर्सिबल है उन सब का यूज़ किया जाएगा। खनिज ऊर्जा के भंडार, सीबेड, इन सब का के बारे में पता लगाया जाएगा। ओके, और इसमें इसरो, इसके अलावा जो DRDO है वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। CSIR भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, पूरी दुनिया के जो देश हैं वो सब समुद्र में जो खनिज है उसको ढूंढने का काम कर रहे हैं। और भारत ने 2016 में एक एग्रीमेंट भी किया था अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी से, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। 15 साल का एग्रीमेंट था और ये जो अथॉरिटी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के तहत वो काम करता है।
और समुद्र में एक जो खनिज है उसके ढूंढने में मदद भी करता है, तो ये एक तरह से रेगुलेट भी करता है, तो उसकी तरफ से एग्रीमेंट भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें कौन सा देश टॉप पे है? आंसर होगा बेल्जियम। ओके, देखिए अभी 27 नवंबर को ही ये जारी की गई है रैंकिंग, और ये बताया गया है कि फाइनल लिस्ट है, जैसा कि आप द हिंदू की रिपोर्ट भी देख रहे हैं। द हिंदू का ही है स्पोर्ट्स स्टार। ओके, तो उसमें ये न्यूज़ आई है, ठीक है। और सेकंड स्थान पर कौन है, आप लिस्ट देख रहे हैं। फर्स्ट तो देख ही लिया आपने, बेल्जियम। सेकंड पे फ्रांस, थर्ड पे ब्राज़ील और फोर्थ पे इंग्लैंड है, और बाकी की रैंकिंग आप देख रहे हो। ओके, भारत की रैंकिंग क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, 109th है, 109th, 109वीं रैंकिंग है भारत की। 2019 में 108वीं रैंक थी, थोड़े से ठीक थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के जो दिन है, दिवस, वो कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 नवंबर। ओके, 30 नवंबर को मनाया जाता है ये दिन, और ये एक तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है उन लोगों को जो रासायनिक हमले की वजह से मारे गए और विकलांग हुए, उन सब के लिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उस दौरान रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया था, और ये माना जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की सिर्फ रासायनिक हथियारों से मौत हुई थी, और कई लाख लोग जो हैं विकलांग हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो इसलिए ये दिवस इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। आंसर होगा 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और दुनिया भर में हर साल ये मनाया जाता है जागरूकता के लिए। और 2020 की थीम क्या है? HIV एड्स महामारी समाप्त करना, लचीलापन और प्रभावी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। आंसर होगा 29 नवंबर, 29 नवंबर। देखिए इसे फ़िलिस्तीनी जनता के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए 1977 में ये दिवस शुरू किया गया था मनाना, और ये उस दिन को याद किया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फ़लस्तीन को एक अरब देश और एक यहूदी देश मतलब इज़राइल, उसमें बांट दिया था, विभाजित कर दिया था। और ये दिन फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं उनके महत्व के लिए, उनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हालांकि फ़िलिस्तीन तो अब सिमट के बहुत छोटा हो गया है, इज़राइल ने अपनी सीमा काफ़ी बढ़ा ली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है अभी हाल ही में? आंसर है बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कर्नाटक सरकार ने ये नया नाम रखा है। ओके, और ये काफ़ी पुराना अस्पताल है, 152 साल पुराना है, अंग्रेज़ों के समय का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 नवंबर। ठीक है, 27 नवंबर को मनाया जाता है। अंगदान बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है? आंसर होगा क्वारंटाइन। ओके, क्वारंटाइन ये जो वर्ड है उसको वर्ड ऑफ द ईयर इसलिए चुना गया क्योंकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है उसमें इस शब्द के बारे में काफ़ी सर्च किया गया था, जो उसकी डिक्शनरी है ऑनलाइन उसमें, तो इसलिए ये चुना गया है। और कई सारे उस दौरान वर्ड आए थे, लॉकडाउन, पैंडेमिक, इन सब, तो इन सब को पीछे छोड़कर ये शब्द जो है काफ़ी चर्चित रहा और इसलिए ये चुना गया। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी तमाम और भी PDF अवेलेबल है, 2020 के अब तक के हैं, तो ज़रूर देख लेना वहाँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।